यहां पर मैं बहुत साफ करना चाहता हूं कि जिस भ्रम और झूठ का प्रचार आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाता है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो गैर भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं सिर्फ हेमंत सोरेन ही और मुख्यमंत्री जेल में नहीं रहे हैं। हमारी सरकार आने से पहले केजरीवाल जी तो कहते हैं ना बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई में कुछ याद में भुलाई हो गई क्या? 2008 में मधु कौड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2006 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2000 में करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और जेल में थे। 1997 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और जेल हुई थी। और 1996 में जयललिता जी को जेल हुई थी। मगर इसमें से किसी ने भी कम से कम इतनी नैतिकता तो निभाई कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल जी, मैंने इतना बता दिया कि ये जेल में जाने का खेल, ये सब गैर भाजपा थे और हमारी सरकारें नहीं थी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों के क्लब और श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए, मगर उसमें भी आपने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि आप जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी। और फिर इतना ही नहीं, जेल से बाहर आकर जिस ढंग की आतिशबाजी हुई, अपनी ही सरकार के जेल से बाहर आकर अपनी ही सरकार के बनाए हुए नियम को तोड़ने वाले भी वो इस देश के पहले मुख्यमंत्री हुए। दिल्ली सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध का निर्णय लिया और दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जेल से निकलकर दिल्ली सरकार के नियम को ध्वस्त करे। ये एक नई राजनीति थी। और उसके बाद उनकी नई राजनीति कहीं कहीं पर बहुत विडंबनापूर्ण और दुखद भी लगती है। शराब घोटाले में जब इन पे आरोप लगा था तो दिल्ली में दारू का दरिया बहाने वाले लोग महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाकर शपथ लेने का ढोंग कर रहे थे, जबकि महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे होता है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है भारत की राजनीति में कि शराब घोटाले के आरोपी गांधी की समाधि पर, और आज भगत सिंह जी से तुलना कर रहे हैं। आपको याद हो, पहले भी जब इन लोगों ने भगत सिंह जी की फोटो लगाई थी तो भगत सिंह जी के परिवार की तरफ से भी आपत्ति आई थी। और मुझे लगता है कि शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों की और जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी आत्मा जहां भी होगी स्वर्ग में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा। ये वही देश है जिसके लिए राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, जिसके लिए रण में कूदी रानी लक्ष्मीबाई, जिसके लिए भगत सिंह ने फांसी गले लगाई, इसलिए कि एक भ्रष्टाचार का आरोपी गुनहगार आज उनके नाम का उपयोग करे। इसके द्वारा एक सजाए याफ्ता मुख्यमंत्री ने, मैं कह सकता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया है। यह आपत्तिजनक है, भर्त्सना योग्य है और पीड़ादायक भी है। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके
जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। दूसरी बात, एक और संदेह पैदा होता है कि आप जेल में रह के तो इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर क्यों आके किए, और अब कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप संभालना मुश्किल होगा? ये त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई है? दिल्ली की जनता के मन में प्रश्न है कि त्याग पत्र की आवश्यकता किस विवशता के साथ है, क्योंकि जब वो बात कह रहे हैं तो अपनी चरित्र के अनुरूप वो अनर्गल बात कह रहे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में। यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। यह मांग अपने आप में दर्शाती है कि उनका किरदार अपने आप में कितना विचित्र हो गया है। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी का आचरण, व्यवहार और वाणी तीनों इस कदर भ्रम और संदेह के घेरे में हैं कि मैं उनसे कहना चाहूंगा कि याद रखिए, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है। बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में। जरा किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। अभी सुधांशु जी ने कहा कि केजरीवाल का आचरण, उसकी छवि और उसका किरदार, ये सब संदेह के घेरे में है। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पे पहुंचा दिया था। सिफर करके भेजा था आपको। भगवान राम के घर आने का जो पर्व है दीपावली, उस पर तो आतिशबाजी में प्रतिबंध है और इनके जेल से घर आने पे आतिशबाजी चलाई जा रही है। तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का कैरेक्टर और एक्ट इसमें इतना भारी अंतर हो, तो मुझे लगता है वो सारी बात समझी जा सकती है। मुझे लगता है अब उनकी स्थिति ये हो गई है। आपको ध्यान हो, हम लोग 51 में जनसंघ के रूप में बीजेपी बनी। आज कितने साल हो गए? 73 साल। आज तक हमने कभी कांग्रेस समझौता नहीं किया। ये कांग्रेस को बेईमान कह के सत्ता में आए थे, 73 दिन में सरकार बनाई थी, और अब कह रहे हैं करेक्टर की तुलना। फिर 49 दिन की सरकार गिरी थी, याद करिए। वो अलग छोड़ दीजिए, कसम असम खाई थी वो तो छोड़ दीजिए। 49 दिन सरकार की नहीं बात करता। अब गलती हो गई, अब दोबारा कभी नहीं बनाएंगे, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। फिर किया, और अभी सचदेवा जी ने बताया 0। उसके बाद भी मुझे लगता है कि अगर वो इस प्रकार से तुलना कर रहे हैं तो यह न सिर्फ भारतीय समाज और हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान है, बल्कि उनके मानसिक दिवालियेपन का ऐलान भी। दिस 48 hours time which he has sought is definitely seen as enshrined in a deep mystery, that for which he is trying to find a replacement or trying to do some placements. What Sajevaji has said. And second thing, it is ridiculous if a chief minister who is having overwhelming majority, more than 90% of MLAs in assembly,
if he is having an iota of truth in his intention, what he is saying, then he should call the meeting of the cabinet, resign as chief minister, and the entire cabinet should resign, recommend the dissolution of assembly, and give the letter to LG. If you are not doing this, it means you are trying to. And as far as comparing himself with the great and legendary Krantikaris like Bhagat Singh and Bhatukeshwar Dutt, so I would like, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में उन लोगों के साथ जाके हाथ मिलाया था उन वामपंथियों के साथ जिन्होंने भगत सिंह जी के लिए आपत्तिजनक अपमानजनक बातें अपनी किताबों में लिखी हैं। वो जेएनयू ब्रांड लोग जिन्होंने भगत सिंह जी को रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट जैसे शब्द लिखे हैं सारे क्रांतिकारियों के लिए, पहले उसके लिए माफी मांगे। उन लोगों का साथ आज भी खड़े हैं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में वो बाकायदा वो किताबें प्रिस्क्राइब रही थी। और सुनिए, 2016 में हमारी सरकार आई थी, पार्लियामेंट में यह विषय उठाया गया कि भगत सिंह जी के लिए ऐसी बात कैसे लिखी जा सकती है। जानते क्या जवाब आया था? माफी नहीं मांगी गई थी, कहा गया था नेक्स्ट एडिशन में वो हटा दिया जाएगा। ये था उनके साथ खड़े लोग। तो मुझे लगता है ये उनके किरदार की असली कहानी बयान करता है, जो हम लोगों ने कहा ना कि वो हमेशा वक्त के साथ बदलने का जो कोशिश करते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये उसी का एक प्रतीक है। और फिर मैं कह रहा हूं, अगेन आई एम री एम्फेसाइजिंग, not only Bharatiya Janata Party, but the entire country feels a pain and agony when such a stalwart and the symbol of Indian nationalism and austerity in the life, Shahid Azam Bhagat Singh, is a person who is under allegation, and he has been considered as a prima facie suspect and culprit by the Supreme Court because he has been barred and he tries to compare it. This gives a pain. देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सभी पार्टियां गठबंधन करने को लालायित हो रही हैं। बाकी दोनों पार्टियां भी, एक बसपा से और एक आजाद समाज पार्टी गठबंधन की हैं। और वही सुनिए, दिल्ली में गठबंधन कांग्रेस और आपने किया, फिर तोड़ दिया था, फिर कोशिश की गठबंधन करने की। यानी रह रह कर जिनको बेईमान कहते थे, वो कट्टर ईमानदार असली में एक दूसरे से तार कैसे जोड़ के रखना चाहते हैं। और मुझे लगता है हरियाणा के संदर्भ में वहां की जनता ने बहुत स्पष्ट रूप से विगत 10 वर्षों में जो विकास के कार्य देखे हैं, निर्णायक और प्रभावी विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो।